गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारी हिंदी की क्लास है और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था हिंदी में भारत की खोज, जिससे अध्याय 2 तलाश में हमने पढ़ा था भारत की विविधता और एकता। ये शीर्षक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम इसको पूरा करेंगे। भारत की विविधता और एकता, बच्चों ये शीर्षक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत की विविधता और एकता जो है वो अद्भुत है। वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस विभिन्नता का जो संबंध है वो शारीरिक रूप से भी है, यानी कि देखने से भी, स्पष्ट रूप से देखने से भी विभिन्नता दिखती है, अंतर दिखता है। तो ये विभिन्नता जो है शारीरिक रूप से भी है और मानसिक रूप से भी है। आदतें, अलग अलग आदतें भी दिखाई देती हैं, अन्य विशेषताएं भी अलग अलग दिखाई देती हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी शारीरिक बनावट भी अलग अलग होती है और उनकी आदतें भी अलग अलग होती हैं। ये बहुत ज़्यादा अंतर हर जगह नहीं है, पर कुछ प्रांतों में ऐसा देखने को मिलता है। बाकी तो हर जगह थोड़ा बहुत अंतर होता है, देखने में बहुत कम अंतर होता है, लोग एक जैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ प्रांतों में ये बहुत ज़्यादा अंतर देखने को भी मिलता है। और इसमें लेखक ने, नेहरू जी ने जो उदाहरण बताया है वो उत्तर पश्चिमी इलाकों में रहने वाले पठान को लिया है और दक्षिण में रहने वाले तमिल, इन दो लोगों का उदाहरण देकर के यहाँ पर लेखक ने बताया है कि इनमें शारीरिक भिन्नता भी बहुत होती है। इनका जो शरीर का गठन है, इनकी भाषा है, इनका खान पान है, ये सभी कुछ बहुत ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न है। इनका रीति रिवाज भी एक दूसरे से बहुत अलग है, किंतु इसके बाद भी ये लोग अपने आप को भारतीय ही मानते हैं। तो ये है भारत की विविधता, भारत की विशेषता, भारत की विभिन्नता में भी एकता दिखाई पड़ती है। इतना अंतर होते हुए भी, शारीरिक रूप से भी अंतर हो, रीति रिवाज का भी अंतर हो, खान पान का भी अंतर हो, पर इसके बाद भी वो लोग अपने आप को भारतीय ही मानते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका दूसरा पैराग्राफ हम लोगों को बच्चों पढ़ना है, तो हम अब यहाँ से पढ़ करके आपको बताते हैं। तमिल, पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। ये जो दोनों बताए गए अभी, पठान जो कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में रहने वाले हैं और तमिल जो कि दक्षिण के रहने वाले हैं, इन दो लोगों का जो उदाहरण यहाँ पर लेखक ने बताया है, ये चरम उदाहरण है, बिल्कुल पीक पर, बहुत ज़्यादा इनमें भिन्नता है। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। अन्य प्रांतों, इन दो को छोड़ करके बाकी प्रांतों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो स्थिति है, उनका जो एक दूसरे से अंतर है, भिन्नता है, वो इतना नहीं है, किंतु उन सब की भी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। परंतु अलग अलग विशेषताओं के होने पर भी उन सभी पर भारतीयता की गहरी छाप है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है
कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। भारत का जो मध्य भाग है वो अलग अलग तरह के भाषा भाषी लोगों से बसा हुआ है, अलग अलग तरह के भाषाओं को बोलने वाले लोगों से बसा हुआ है। इसके बाद भी वो सैकड़ों वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग भी अपनी राष्ट्रीय विरासत को, उनकी राष्ट्रीय विरासत जो है वो एक ही है। भले वो अलग अलग प्रांतों में रहते हों, अलग अलग भाषाओं को बोलते हों, किंतु उनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही है और उनकी नैतिक और मानसिक जो विशेषताएं हैं वो भी एक ही समान हैं। तो ये एक भारत की बहुत बड़ी विशेषता है कि चाहे वो भारत के किसी प्रांत में रहते हों, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हों, चाहे उनकी अपनी विशेषताएं अलग अलग हों, किंतु इन सब के बाद भी उनमें जो राष्ट्रीयता की भावना है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो विरासत है वो एक ही है और वो अपने दिल से भारतीय अपने आप को मानते हैं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जज्ब होना यानी मिलना, उसी में मिल गए। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। इसी एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। मानकीकरण यानी किसी भी वस्तु के निर्माण का ऐसा रूप जिसमें उसकी शुद्धता के संबंध में कोई भी संदेह ना हो। कहते हैं ना, सोना अपने या कोई भी वस्तु अपने मानक पे बिल्कुल खरा उतरता है, तो उसमें उसकी शुद्धता के संबंध में किसी भी तरह का कोई संदेह ना हो। तो बच्चों, यहाँ पर नेहरू जी ये बता रहे हैं कि भारत जो है वो अपने आप में एक दुनिया थी, जो कि एक संस्कृति, और भारत जो है वो एक संस्कृति और सभ्यता थी।
यहाँ पर बहुत सारे विदेशी प्रभाव आए, बहुत सारे विदेशी आए और यहाँ आ करके भारत की संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जो भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, वो इसी संस्कृति में आकर के विलीन हो गए, इसी संस्कृति को अपना लिए। और यदि कभी विघटनकारी तत्व उभरे भी तो उनके साथ भारतीयों ने तत्काल सामंजस्य स्थापित कर लिया, तुरंत उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया, क्योंकि भारतीयों की एक बहुत बड़ी विशेषता थी एकता। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, विविधता में एकता। तो जब भी विघटनकारी तत्व उभरे उनको अपने साथ मिला लिया गया, क्योंकि एकता जो है वो भारतीयों की बहुत बड़ी विशेषता है। और ये जो एकता है वो कहीं बाहर से नहीं आया है, बल्कि ये भारतीयों के अंदर से है, ये सदियों से चला आ रहा है। और इसके साथ साथ एक और भी विशेषता है भारतीयों की कि एकता तो है उनके अंदर, पर इसके साथ साथ वो विविधता को भी प्रोत्साहित करते हैं, भिन्नताओं को भी अपनाते हैं। लेकिन इन सब भिन्नताओं को अपनाते हुए भी वो भारतीय हैं और भारतीयता को ही सबसे ऊपर रखते हैं। किसी एक देशीय समूह में चाहे वो कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। कोई भी एक देश के लोग हों जो एक समूह में रहते हों, चाहे जितना भी उनमें घनिष्ठता हो, लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ तो आपस में मतभेद होते हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उनकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। आपस में भिन्नता है, लेकिन उनकी एकता हम तब देखते हैं जब उनकी तुलना किसी दूसरे देशों के समूह से की जाती है, दूसरे देश के लोगों से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती हैं या आपस में घुल मिल जाती हैं। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। प्राचीन भारत में और मध्य युग में लोगों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी अधिक नहीं थी और सामंती या धार्मिक संबंधों का महत्व अधिक था। उस समय लोगों के मन में धार्मिक भावना और जातीय भावना, सामंती भावना ये अधिक था। उस समय राष्ट्रीयता की भावना इतनी अधिक नहीं थी लोगों के मन में। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता था, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता था। लेखक कह रहे हैं कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना इतनी अधिक नहीं थी लोगों के मन में, जातीयता और धार्मिक भावना ही थी। फिर भी इसके बाद भी लोग भारत के किसी भी हिस्से में रहते थे तो उन्हें वहाँ पर अपने घर जैसा अनुभव होता था। लेकिन अगर वो भारत के अपने देश के बाहर कहीं और जाते थे तो वहाँ अजनबी की तरह महसूस करते थे। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजनबीपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए, जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। जो लोग बाहर से आए और यहाँ आकर भारत में बस गए,
तो धर्म परिवर्तन के बाद भी